नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। खबर दिन भर में रुख करेंगे खबरों का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को मुरादाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने आर्य वीर महासम्मेलन में हिस्सा लिया और इस दौरान सर्किट हाउस में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। वहीं मुरादाबाद के बाद सीएम योगी अलीगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने निर्माणाधीन राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय में चल रहे कार्यों की समीक्षा की। तो मुरादाबाद पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उसके बाद अलीगढ़ भी पहुंचे। आज कई कार्यों की समीक्षा की सीएम योगी ने। जिलों में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की है। तस्वीर में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि अधिकारियों के साथ सीएम योगी चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए और जायजा लेते हुए, और अधिकारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बताते हुए ये तस्वीरें आज हैं। आपको बता दें कि सीएम योगी पहले मुरादाबाद दौरे पर रहे और उसके बाद अलीगढ़ पहुंचे, जहां पर चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की सीएम योगी ने। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से यूपी पीईटी परीक्षा का आयोजन किया गया है। यूपी सरकार के विभागों में ग्रुप सी पदों पर होने वाली भर्तियों के लिए जिन युवाओं ने आवेदन किया था, वे सभी परीक्षा के लिए अपने अपने परीक्षा सेंटर पहुंचे। लेकिन इस दौरान छात्रों के लिए प्रशासन द्वारा इंतजाम किए गए और जिस तरीके से वो इंतजाम नाकाफी दिखे, वहीं रेलवे स्टेशनों पर छात्र ट्रेन के लिए भटकते नजर आए, तो कहीं परीक्षा सेंटर में थोड़ी देर होने पर छात्रों को क्लासरूम में एंट्री नहीं मिले, जिससे छात्र परेशान नजर आए। और इसके अलावा छात्रों का कहना है कि प्रशासन ने इनके परीक्षा सेंटर भी उनके घर से काफी दूर दूर चिन्हित किए थे, जिसके चलते उन्हें काफी परेशानी झेलनी पड़ी। बता दें कि यूपी पीईटी परीक्षा के लिए करीब 37 लाख से अधिक कैंडिडेट्स ने आवेदन किए हैं। तो ये अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 4 तस्वीरें हैं टेलीविजन स्क्रीन पर। पहली तस्वीर अमरोहा की है, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से छात्र परेशान नजर आ रहे हैं। दूसरी तस्वीर हमीरपुर की है, यहां पर भी छात्र मानो भटक से रहे हों। और अमेठी की तस्वीर तीसरी तस्वीर है, यहां पर भी छात्रों का वही हाल है। लखनऊ में भी कुछ ऐसा ही नज़ारा देखने को मिला। तो जगह अलग अलग, लेकिन हालात एक जैसे दिखे। यूपी पेट परीक्षा पर संग्राम देखता हुआ नजर आया है। दरअसल छात्रों के लिए मुसीबत बनी रही है परीक्षा। दरअसल जो व्यवस्थाएं की गई वो ठीक नहीं थी, नाकाफी नजर आई। और छात्रों के कई आरोप रहे। छात्रों ने साफ तौर पर यह भी आरोप लगाया कि जिन छात्रों के जो सेंटर जो अलॉट किए गए, जो केंद्र निर्धारित किए गए, वो उनके घरों से काफी दूर दूर किए गए और जो व्यवस्थाएं हैं वो व्यवस्थाएं सुदृढ़ नहीं थी। जाने में देखिए ये दिक्कत हुई है कि हम शाम को आए तो स्टेशन पे रुके, बनी स्टेशन पे, वहाँ पर कोई नहीं था। मतलब बहुत 2 ही लोग थे। और उसके बाद जो है यहाँ पर आए, एक ढाबा था महाकाल ढाबा, वहाँ पर रुके थे रात भर, फिर उसके बाद आए। इतना दूर था, दिक्कत तो हुई है। सुबह 4 बजे से वहीं से चले हुए हैं और रास्ते में खुद का साधन था, वहाँ से ज़्यादा ट्रेनें और बस भी नहीं है। और ऊपर से जैसे हम गर्ल्स हैं तो ज़्यादा रात को सफ़र वगैरह भी ठीक नहीं, तो खुद के भैया के साथ आए थे, वैसे पहुँच गए थे सही से। यूपी के संभल में एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने हिंदुओं को लेकर विवादित बयान दिया है।
उन्होंने कहा है कि अगर मुसलमान 2 बीवी रखता है तो उनका पूरा सम्मान करता है, लेकिन हिंदू 1 से अधिक महिलाओं को रखता है तो उनका सम्मान नहीं करता है और उनसे 832 साल हमने हुक्मरानी की है और तुम हमारे बादशाह के सामने अपने हाथ को पीछे बांध करके जी हुजूर करते थे। हमने तुम्हारी बहन को मलके हिंदुस्तान बनाया था। जोधाबाई कौन थी? हमने तो कभी भेदभाव नहीं किया ना। हमसे बड़ा सेकुलर कौन है? अरे अकबर ने शादी किया जोधाबाई से, तो जोधाबाई को मलके हिंदुस्तान बनाया। और इनको तकलीफ हो रही है। क्यों तकलीफ हो रही है भाई? सेकुलरिज्म के अलमबरदार तो हम है ना। हम तो अपने साथ साथ तुम्हारे लोगों को भी ऊपर ला रहे हैं। और ये कह रहे हैं, एक खड़ा होकर के साधु कह रहा है कि इनको काट काट के फेंक देंगे। अच्छा, हम गाजर हैं, हम मूली हैं, हम प्याज हैं। साधु साहब, अकेले में अगर शक्ल आप देख लेंगे गुस्से वाली मुसलमानों की ना, तो SHO का नाम था अमरिंदर सिंह ठाकुर साहब है। पुराने रिश्ते हैं, साले लगते हैं पुराने। जोधाबाई के भाई तो लगते होंगे ना, तो फिर रिश्ता तो वही हुआ ना भाई। हम सेकुलर है इसलिए हम आपको इज्जत दे रहे। तो ये साले साहब ने वहां खड़े होकर के क्या कहा? मैं गाली नहीं दे रहा हूँ, रिश्ते की बात में साले बोला हूँ। एक साले गाली भी होता है, और न कल बोलेंगे कि देखो ये भड़काऊ, ये भी बोल रहा है। बोले माइक पकड़ के कह रहा है ना हम कमजोर है ना तुम कमजोर हो। एक एक को चुन चुन करके मारूंगा, मिट्टी में मिला दूंगा। SHO साहब, वर्दी उतार करके बात करो तो हम देखते हैं तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है। अरे यहाँ की सबसे आसान ग़िज़ा मुसलमान है। जब बीजेपी कमजोर होती है तो मुसलमानों के एक नए मुद्दे को लेकर के आ जाती है। कभी ये लोग कहते हैं तुम्हारे बच्चे ज्यादा हो, कभी ये लोग कहते हैं 2-2, 3-3 शादियां। यकीनन हम 2 शादी करते हैं तो दोनों बीवी को समाज में इज्जत देते हैं। तुम एक शादी करते हो, 3 रखते हो, किसी को नहीं बताते हो ना, उसको इज्जत देते हो। लेकिन हम अगर 2 करते हैं तो इज्जत से करते हैं, बीवी बनाते हैं। उन बच्चों का नाम भी राशन कार्ड में होता है, आधार कार्ड होता है। और तुम्हारे नाजायज करदा बच्चे क्या करते हैं? क्या करते हैं? यही जो हुआ है इसौली विधानसभा में नारे लगा करके मार करते हैं, वही नाजायज लोग हैं जिनके माँ बाप का पता नहीं। यूपी के प्रयागराज में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक रविवार से शुरू होगी। बैठक को लेकर आरएसएस के अखिल भारतीय प्रचारक प्रमुख सुनील अंबेडकर ने प्रेस को जानकारी दी है। बता दें कि 4 दिनों तक आरएसएस का मंथन का दौर चलेगा। वहीं संघ प्रमुख मोहन भागवत सहित तमाम पदाधिकारी पहले ही प्रयागराज पहुंच चुके हैं। तो रविवार को अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक होगी और इस बैठक में शामिल होने के लिए तमाम सारे पदाधिकारी पहुंच चुके हैं। बैठक को लेकर प्रयागराज पहुंच चुके हैं संघ प्रमुख भी। रविवार को अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक होनी है। सेवक संघ की अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक कल रविवार दिनांक 16 से प्रारंभ हो रही है प्रयागराज में। और इस बैठक में देश भर से सभी हमारे प्रांत के जो पदाधिकारी है, प्रांत संघ चालक, कार्यवाह और प्रचारक और उनके सह, ये सभी लोग यहाँ बैठक में आ रहे हैं। पूजनीय सरसंघ चालक जी, माननीय सरकार्यवाह दत्तात्रेय जी और सभी प्रमुख पदाधिकारी भी इसमें रहेंगे। साथ बिहार में जेडीयू नेता ललन सिंह ने बीजेपी पर हमला बोला है, जहां उन्होंने मिलन समारोह को संबोधित करते हुए कहा है कि बीजेपी के खाने के दांत और हैं, दिखाने के और। इसी दौरान उन्होंने पीएम मोदी पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि मोदी अति पिछड़ा नहीं है तो डुप्लीकेट हैं, ओरिजिनल नहीं है। वो पूरे देश में घूमकर झूठ बोलते हैं। कहे थे ना कि हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, तो 10 साल हो गया उनको, 8 साल अभी हुआ है तो 16 करोड़ लोगों को रोजगार मिलना चाहिए।
तो इसका हिसाब उनको जनता को बताना ना चाहिए कि 16 करोड़ हमने रोजगार कहाँ दिया, नहीं बताया। इसलिए कुछ लेखा जोखा है ये नहीं है, सब बही खाता सब साफ है। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद से ही बीजेपी और जेडीयू आमने सामने है। इसी बीच जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष ललन सिंह ने पीएम को लेकर व्यक्तिगत टिप्पणी की है, जिसके बाद बिहार में राजनीतिक घमासान मच गया है। अब आरजेडी भी ललन सिंह की तरफदारी कर रही है। वहीं लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और बिहार सरकार में वन एवं पर्यावरण विभाग के मंत्री तेज प्रताप यादव ने ललन सिंह के बयान का समर्थन किया है। मंत्री पर किए गए व्यक्तिगत टिप्पणी के बाद बिहार में छिड़ गया है राजनीतिक संग्राम। जी हाँ, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा भाजपा के साथ साथ प्रधानमंत्री पर भी जब व्यक्तिगत टिप्पणी की गई तो इसको लेकर बीजेपी के तेवर तल्ख हो गए। अब बीजेपी के कद्दावर नेता से लेकर प्रवक्ता तक इस बात का घोर विरोध करने लगे। बताते चले कि शुक्रवार को एक कार्यक्रम के दौरान जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने प्रधानमंत्री को डुप्लीकेट जातिवाद के आधार पे उन पर टिप्पणी की थी और इसके बाद अब बोल दिया है बीजेपी ने सीधा मोर्चा और अब छिड़ गई है द्वंद। बीजेपी का ये कहना है कि प्रधानमंत्री पर जिस तरह के व्यक्तिगत टिप्पणी किए गए उसको लेकर जदयू को माफी मांगनी चाहिए। ऐसे में क्या वाकई आपसी संग्राम इस तरह से राजनीतिक रंग लेने लगे हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि लगातार भाजपा पर हमला करते करते प्रधानमंत्री जैसे कुर्सी पर भी हमला किए जाने लगे हैं। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या वाकई बिहार की राजनीति अब व्यक्तिगत होने लगी है। यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। यूपी में होने वाले निकाय चुनाव को लेकर सत्ताधारी पार्टी बीजेपी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। जहां इसी क्रम में कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद यूपी के प्रयागराज पहुंचे, वहां उन्होंने नगर निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक की। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक कानपुर पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी क्षेत्रीय कार्यालय में नगर निकाय चुनावों की तैयारियों की बैठक की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि पीएम और सीएम के कामों को लेकर चुनाव में जाएंगे। बीजेपी को आशीर्वाद मिल रहा है और हम सभी सीटें जीतेंगे। इसके साथ ही डिप्टी सीएम ने मदरसों को लेकर कहा है कि गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की जांच होगी। सभी उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो बुलडोजर चलाने की भी कार्रवाई होगी। स्थानीय निकाय में चुनाव जीतेंगे, उसकी बृहद तैयारी बिंदुवार आज हम लोग तय करेंगे और हर स्थिति में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण नीतियों को लेकर के, आदरणीय योगी जी के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के आम जनता बहुत खुश है। गरीब आदमी, आम आदमी अपनी सरकार समझ रहा है और जहां भी मैं जा रहा हूं आपको भी इस बात की सूचना है कि भारतीय जनता पार्टी को लगातार जनता अपना आशीर्वाद प्रदान कर रही है। उसी अनुक्रम में आज कानपुर महानगर में हम लोग आए। उधर सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव के निधन से सपा कार्यकर्ताओं समेत पूरा सैफई शोक में डूबा हुआ है और इसी बीच सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव परिवार के साथ मुलायम सिंह की अस्थियां एकत्रित करने अंत्योष्टि स्थल पहुंचे। बता दें कि मुलायम सिंह की अस्थियां हरिद्वार में गंगा जी में प्रवाहित की जाएंगी, जिसके चलते रविवार शाम को चार्टर प्लेन से मुलायम सिंह का परिवार हरिद्वार रवाना होगा। यूपी के मैनपुरी में तेज रफ्तार डीसीएम ने महिला को टक्कर मार दी है, जिसके बाद इलाज के दौरान महिला की दर्दनाक मौत हो गई है। दरअसल महिला शौच करने जा रही थी, तभी एक तेज रफ्तार डीसीएम ने उन्हें टक्कर मार दी है, जिससे वो बुरी तरह घायल हो गई। जिसके बाद मौके पर ही स्थानीय लोगों ने महिला को जिला अस्पताल भिजवाया, लेकिन इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। यूपी के मैनपुरी में डीएम कार्यालय की चल रहे अचल संपत्ति कुर्क होगी। दरअसल कृषक दुर्घटना बीमा योजना के तहत मुआवजा न मिलने पर पीड़िता ने फोरम में याचिका दायर की थी। बता दें कि 27 अगस्त 2018 को 5 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश डीएम को दिया गया था। राशि पर 7% का ब्याज भी देना था। वहीं 15 जुलाई 2022 को मुख्य सचिव को पत्र लिखा था कि लेकिन डीएम द्वारा वसूली नहीं कराई गई।
हरियाणा के शाहाबाद में अंबाला आईटीआई से लौट रही छात्रा की बाइक सवार दो बदमाशों ने छात्रा को मोबाइल छीन लिया, जिसके बाद छात्रा के शोर मचाने पर भीड़ जमा हो गई और भीड़ ने दोनों बदमाशों की पिटाई कर दी। दोनों को पुलिस ने अपने कस्टडी में ले लिया। रोहिणी लड़की है ये, रोहिणी अजराना कला से, जो आईटीआई में पढ़ने के लिए अम्बाड़ा जाती है और वो अम्बाड़ा से डेली रूटीन में यहाँ से अपना शाहबाद से 3 व्हीलर की इमदाद से अपने घर जाती है। तो उस पर कोई फ़ोन आया तो वो फ़ोन को सुन रही थी, तो इतने में 2 लड़के कलसाना के रहने वाले हैं, साहिल और पारस, इन्होंने जो रोहिणी। यूपी के कौशाम्बी में प्रदेश की योगी सरकार के निर्देशों के बाद अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने 85 मदरसों की जांच कर ली है। मदरसों की ये जांच 12 बिंदुओं पर 3 सदस्यीय टीम ने की है, जिसके बाद जांच में पता चला है कि 18 ऐसे मदरसे हैं जिनके पास ना तो रजिस्ट्रेशन है और ना ही कोई पुख्ता दस्तावेज। वहीं विभाग ने अपनी जांच पूरी कर ली है और जल्द ही फर्जी रूप से संचालित मदरसों की सूची शासन को भेजने की तैयारी में है। उत्तर प्रदेश में मदरसों का सर्वे अपने आखिरी दौर में है। दावा है कि आने वाले 20 अक्टूबर तक सर्वे पूरा कर लिया जाएगा। हालांकि अभी तक 80% सर्वे कर लिया गया है। सर्वे के दौरान मुरादाबाद में सबसे ज्यादा गैर मान्यता प्राप्त मदरसे संचालित मिले हैं। यहां ऐसे मदरसों की संख्या 585 है। अब सर्वे रिपोर्ट 15 नवंबर तक शासन के पास जमा करा दी जाएगी और जिस पर सरकार एक्शन लेगी। उत्तर प्रदेश में मदरसे के सर्वे को लेकर विपक्ष जहां सरकार पर हमलावर है, तो वहीं सरकार का कहना है कि यह सर्वे मदरसों के शिक्षा व्यवस्था को अच्छा बनाने और यहां पढ़ने वाले बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए है। फिलहाल मदरसों का 80% सर्वे पूरा हो चुका है। इनमें कुल 6502 मदरसे चिन्हित किए गए थे जो सर्वे में गैर मान्यता प्राप्त निकले। इनमें से 5200 मदरसों का सर्वे पूरा किया जा चुका है। बचा हुआ सर्वे कार्य 20 अक्टूबर तक पूरा कर लिया जाएगा। सर्वे टीम ने पाया है कि मुरादाबाद में सबसे ज्यादा गैर मान्यता प्राप्त मदरसे संचालित है। यहाँ ऐसे मदरसों की संख्या 585 है। इसके कारण मुरादाबाद पहले स्थान पर है। दूसरे नंबर पर बिजनौर है। यहाँ पर गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की संख्या 450 है, जबकि तीसरे नंबर पर बस्ती का नाम है। यहाँ 401 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं। इनके अलावा गोंडा में 281, देवरिया में 270, सहारनपुर में 258 मदरसे, शामली में 244, संत कबीर नगर में 240 मदरसे, मुजफ्फरनगर में 222 और सिद्धार्थनगर में 185 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं। असल में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे का कार्य यूपी में 10 सितंबर को शुरू किया गया था। पहले 5 अक्टूबर को सर्वे रोक दिया था, फिर अंतिम तारीख बढ़ाकर अब सर्वे टीम 20 अक्टूबर तक अपना काम खत्म करके 31 अक्टूबर तक जिलों के डीएम को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। इसके बाद सभी डीएम यह रिपोर्ट 15 नवंबर तक शासन के पास जमा कराएंगे। कोटद्वार में अवैध शराब की सप्लाई थमने का नाम नहीं ले रही है। आबकारी विभाग की तरफ से लगातार अभियान चलाया जा रहा है। कोटद्वार क्षेत्र के डिग्री कॉलेज के पास मुखबिर की सूचना पर मैक्स से लगभग 7 पेटियां अंग्रेजी ब्रांड की अवैध शराब पकड़ी गई हैं, जो कोटद्वार में बेचने के लिए पावखाल से लाई जा रही थी। आबकारी विभाग ने शराब की तस्करी कर रहे एक अभियुक्त को गिरफ्तार भी किया है और इसके साथ ही शराब की तस्करी में इस्तेमाल होने वाली मैक्स को सीज कर दिया गया है।
ये शराब जो है हमें डिग्री कॉलेज रोड पे जो है रोड चेकिंग कर रहे थे, मुखबिर को इससे सूचना मिली है। जैसे ही जब गाड़ी आई है तो गाड़ी को रोका गया है, तो गाड़ी में जो है जब चेकिंग की गई तो चेकिंग में जो है शराब रखी हुई थी, जिसमें लगभग जो है 6-7 पेटी के आसपास जो है शराब बरामद की गई है। और इसका अभी जो है हम गिनती कर रहे हैं, गिनती से पूरा पता लगेगा कि इसमें जो है कितनी पोए कितने मतलब किस किस ब्रांड के हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का बिजरानी जोन शनिवार को पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है और जिसका शुभारंभ कॉर्बेट के निदेशक ने जिप्सियों को हरी झंडी दिखाकर किया है। तो वहीं पहले दिन बिजरानी में पर्यटकों की बुकिंग फुल रही, जिसमें 30 जिप्सियों में कई पर्यटकों ने जोन में प्रवेश किया और इसके साथ ही बिजरानी समेत ढेला झरना में शनिवार से पर्यटकों को रात्रि विश्राम की सुविधा भी मिलेगी। बहुत एक्साइटेड है और होपफुल है मिल जाए कुछ टाइगर दिखने को। बहुत दिनों से पहले से प्रोग्राम करके रखे हुए हैं, ऐसे डेट फिक्स किया है कि जैसे बिजरानी मिल जाए हमको, तो देखते हैं क्या होता है आगे। बहुत आशा है कि कुछ मिल जाए क्योंकि बहुत दिनों से बंद था, तो एनिमल्स का हलचल होना चाहिए। एक्साइटेड है, हाथी टाइगर देखने जा रहे हैं और भी अगर कुछ वाइल्ड एनिमल्स दिखे तो डिपेंड है, देखिए क्या होता है। नहीं, ये फर्स्ट टाइम है, ये 3rd सफारी है। कल 2 सफारी ली थी मैंने, आज बिजरानी में फर्स्ट है। देखिए, टूरिज्म के दृष्टिकोण से हमारा बिजरानी जोन एक प्रमुख जोन है जिसे आज पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। बुकिंग्स के मामले में भी ये जोन लगभग फुल चल रहा है। नाइट स्टे अब अंदर शुरू हो चुका है कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में। ढिकाला जोन हमारा 15 नवंबर से खोल दिया जाएगा। इस संबंध में सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जो हमारी फॉरेस्ट रोड्स थी उनकी स्थिति भी पिछले दिनों बरसात की वजह से काफ़ी ख़राब थी, परंतु अब वो सही की जा चुकी है। खबर दिन भर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।